दोस्तों, स्केड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है और इन्हें इस देश में प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होती है और इनका प्रोटेक्शन आखिर करता कौन है? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन के हिसाब से स्केड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति वो कम्युनिटी कहलाती है जो ज्योग्राफिकली बैकवर्ड होती है, यानी कि भौगोलिक रूप से पिछड़ी हुई होती है। स्केड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को उस कम्युनिटी के हिसाब से भी माना जा सकता है जो फॉरेस्ट एरियाज में ज्यादातर रिसाइड करती है, जिन्हें हम ट्राइबल कम्युनिटी या प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। और इनका डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता आया है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। और इन्हीं के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने और डेवलपमेंट के लिए 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 क्लॉज ए के तहत नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब को एस्टैब्लिश किया गया था। इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ इस नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब का पर्पस क्या होता है, इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, इस कमीशन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, रिमूवल प्रोसीजर इसका क्या होता है और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब को 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज ए में एस्टैब्लिश किया गया था। यानी कि ओरिजिनली नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलती थी। अब अगर हम इसके पर्पस या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब का मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस सिर्फ ये है कि वो स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करे और इस ट्राइबल कम्युनिटी का प्रोटेक्शन करे। साथ ही साथ साल में एक बार एक रिपोर्ट तैयार करे जिसे हम एनुअल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और वो रिपोर्ट सीधे तौर पर प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट करें। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब के इवोल्यूशन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली आर्टिकल नंबर 338 में स्पेशल ऑफिसर फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब था। यानी कि 1950s के टाइम में स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए अलग अलग कमीशन नहीं होती थी, बल्कि एक ही कमीशन होती थी और उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता था, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडीज वो नहीं होती थी। लेकिन इसके बाद 1978 में इंडियन पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ने एक नॉन स्टैच्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन को सेटअप किया जो स्पेशल ऑफिसर फॉर स्केड्यूल कास्ट और ट्राइब को एक तरह से असिस्ट कर सके। यहां पर यह बात समझनी जरूरी है कि यह जो मल्टी मेंबर नॉन स्टैच्यूटरी कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में, उसे स्पेशल ऑफिसर फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन इस कमीशन को सिर्फ इस स्केड्यूल ट्राइब कमीशन को एक तरीके से असिस्ट करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। यानी कि अगर उस पर्टिकुलर स्पेशल ऑफिसर को किसी भी तरह के केस में किसी भी तरह की एडवाइस की जरूरत हो तो वो इस नॉन स्टैच्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन से एडवाइस ले सके। और इसी के बाद 1987 में एक रिमार्केबल जजमेंट दिया हमारी इंडियन पार्लियामेंट में, जिन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब ये एक नया नाम एस्टैब्लिश किया, क्योंकि पहले इस कमीशन का नाम स्पेशल ऑफिसर फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब होता था और इसे 1987 में कमीशन नाम दे दिया गया। और फाइनली 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में हमें यह देखने को मिलता है कि इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड ट्राइब को सिंगल मेंबर बॉडी से रिप्लेस करके एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। एंड देन फाइनली 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी थी कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटीज की आइडेंटिटीज एक दूसरे से काफी अलग हैं। इस वजह से इनकी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं और सॉल्यूशन भी इनका अलग तरह से ही होना चाहिए। इसीलिए 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आर्टिकल नंबर 338 और आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज ए को यहां पर एस्टैब्लिश किया गया और नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब को आर्टिकल 338 क्लॉज ए के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया गया।
अगर हम स्केड्यूल ट्राइब कमीशन के फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं, केसेस होते हैं, मैटर्स होते हैं, उन्हें ये स्केड्यूल ट्राइब कमीशन सीधे तौर पर डायरेक्टली हैंडल करती है। यहां तक कि अगर किसी स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर के साथ किसी भी तरीके का इंजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो वो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं और ये ट्राइबल कमीशन उस केस में इंक्वायरी करेगी और उस ट्राइबल मेंबर को पूरी तरीके से उसके राइट्स या अधिकार दिलवा कर रहेगी। यानी कि एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि इंडिया में स्केड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के मेंबर्स को या फिर स्केड्यूल ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी और उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी इसी ट्राइबल कमीशन की है। यहां तक कि नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब साल भर में जो भी काम करती है उसके लिए एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करती है जिसे हम लोग एनुअल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं और ये ट्राइबल कमीशन इस एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करती है और प्रेसिडेंट फिर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। उस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और उस रिपोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर ही गवर्नमेंट आने वाले वक्त में ट्राइबल कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा कानून बनाती है। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर्स और चेयरमैन के रिमूवल प्रोसेस की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल प्रोसेस में कोई भी चीज यहां पर एक्सप्लेन नहीं की गई है। यानी कि अगर इनका रिमूवल किया जाना है तो प्रेसिडेंट एक बड़े सिंपल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इनका रिमूवल कर सकता है जिसे हम अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर्स और चेयरमैन का रिमूवल करता है। जिस तरह से रिमूवल की प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है उसी तरह से इस ट्राइबल कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन के क्वालिफिकेशन के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं बताया गया है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर्स और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तो करते ही हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो पर्सन या इंडियन सिटीजन इस पर्टिकुलर कमीशन के चेयरमैन या मेंबर की पोस्ट के लिए सुटेबल रखता है उनका अपॉइंटमेंट एट द एंड ऑफ द डे हो ही जाता है। और अगर इनके टोटल टेन्योर की बात करें तो टोटल टेन्योर इनका होता है 3 साल का। अब आप लोगों के लिए एक सवाल, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जितने भी यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। जैसे कि नंबर 1, स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करवाने का काम नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब करती है। नंबर 2, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिम्मेदारी यानी कि स्केड्यूल ट्राइब के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिम्मेदारी क्या इसी ट्राइबल कमीशन की होती है। और जो ट्राइबल कमीशन होती हैं वो बेसिकली ट्राइबल के अगेंस्ट करने वाले किसी भी तरीके के क्राइम में लोगों को पनिश करती है और बेसिकली उन लोगों को भी यहां पर पनिश करती है जो हेट्रेड को पूरी तरीके से प्रमोट करते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3 और नन ऑफ द अबव? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए और आसान हो सकती है, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।